नमस्कार, मिशन न्यूज में आपका स्वागत है। आप खबर देख रहे हैं मिशन न्यूज औरैया उत्तर प्रदेश से। आज की जो हमारी अहम चर्चा है, जो अहम डिबेट है, वो जो मोदी सरकार अभी हाल में मोदी सरकार का जो लास्ट कह लीजिए 10 साल का जो लास्ट बजट है वो पेश हुआ है, तो उसके संबंध में हम लोग जानना चाहेंगे, समझना चाहेंगे कि क्या नौजवानों को मिला, क्या किसानों को मिला, क्या बेरोजगारों को मिला, क्या आने वाली हमारी पीढ़ी के लिए और क्या हमारे बुजुर्गों को मिला। तो हमारे साथ दिल्ली से खुशबू श्रीवास्तव जी हैं। अच्छी राजनीतिक जानकारी रखती हैं, इनसे भी समझना चाहेंगे। और हमारे ओम जी पांडे जी कंचौसी से जुड़े हुए हैं, ये व्यापार करते हैं, तो इनसे भी समझना चाहेंगे क्या व्यापारियों को मिला। और हमारे वरिष्ठ बड़े भाई गिरीश शिखरवार जी अभी हाल ही में दिल्ली में मौजूद है, तो ये भी कई एक आंदोलन में सहभागिता दिखा चुके हैं और वरिष्ठ भी है, तो इनसे समझना चाहेंगे, इनको अनुभव भी ज्यादा है कि आज का जो मतलब फर्स्ट फरवरी को जो बजट पेश हुआ है उसमें क्या देश की जनता को लाभ होगा या क्या व्यवस्थाएं किस तरह से रहेंगी। और साथ में हमारे औरैया से रामू पाठक जी है, बहुत अच्छे सुझाव देंगे, अच्छी समझ रखते हैं। तो सबसे पहले भाई साहब मैं आपसे समझना चाहूंगा, आप वरिष्ठ हैं, जो बीजेपी सरकार मोदी सरकार ने जो बजट पेश किया है तो उसमें क्या किसको मिलने वाला है, ये जानकारी दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी, आपको और आपके चैनल पर समाचार देखने वाले समस्त व्यूअर्स को हमारा नमस्कार। अभी 1 फरवरी को जो आम बजट पेश किया गया जी, तो उस बजट में जैसी की आशा थी, क्योंकि ये जो बजट है चुनावी दहलीज पर बैठी हुई सरकार का आखिरी बजट है, तो इसमें ये लोक लुभावन होना ही था। और खास कुछ इस बजट में है नहीं, क्योंकि लोक लुभावन बजट है। और बजट में मैं आपको बताऊं दिनेश जी, पहले बजट को लेकर इतनी ज्यादा उत्सुकता जनता में रहती थी, सभी अर्थशास्त्रियों में रहती थी, सर्विस सेक्टर को रहती थी और अन्य जितने भी वर्ग हैं सेवा क्षेत्र के उन लोगों को भी रहती थी कि देखो सरकार अपने पिटारा से क्या चीज लाने वाली है। लेकिन आजकल कम से कम आपने देखा होगा करीब 10 साल से या यूं कह सकते हैं जब से मोदी जी की सरकार बनी है 2014 से, तब से जो भी सरकार करना चाहती है वो बजट पूर्व भी कर देती है और कोई मंत्री बोलता नहीं, आपको भी पता है। अधिकांश योजनाओं की घोषणा जैसे कि राशन देने की बात हो तो वो भी प्रधानमंत्री है अनाउंसमेंट कर देते। तो मैं आपको बताऊं कि बजट से किसको वो संभावना नहीं रहती है कि कुछ भी मिलने वाला है, बस केवल आंकड़ों का मकड़ जाल जरूर है। आपने देखा होगा कि जो सरकार ने अभी दिया जैसे कि मनरेगा है, मनरेगा बहुत अच्छी योजना है और जिसकी खिल्ली उड़ाती रही पहले केंद्र सरकार, लेकिन जब कोरोना काल आया तो इसी मनरेगा में समझ लो ग्रामीण व्यवस्था को उबारा। किसानों के लिए भी बजट इस सरकार ने कम किया, पहले 3,80,000 करोड़ का बजट हुआ करता था, अब की बार 3.20 लाख करोड़ ही बजट है। तो आप ये बताइए, जब आप बजट काटते जाएंगे, मनरेगा का बजट आप काटते जा रहे हैं, तो किस प्रकार से आम जनता को राहत मिलेगी, ये बात हमारे समझ से परे है। और तमाम देखो जो छत्तीसगढ़ सरकार चला रही थी योजना, गोवर्धन योजना, जिसमें कि गोबर का भी खरीद है, हमारे ख्याल से मोदी सरकार का नया स्टार्टअप। पिछली बार उन्होंने पकौड़े तलवाए थे युवाओं से, अब की बार हमारे ख्याल गोबर के चक्कर में युवाओं को फंसाया जा रहा है। और तमाम वैसे तो जैसा रहा, जैसे आपने देखा हुआ आदिवासी कल्याण पे उनने जब से नहीं, ये समझना चाहेंगे कि किसको क्या मिलने वाला है।
मेरे ख्याल से किसी को कुछ मिलेगा नहीं, बस ये चुनावी बजट है, आदमी केवल आंकड़ों में खोया रहेगा। आप बताइए, महंगाई को लेकर तो उन्होंने कुछ कहा नहीं, जिससे कि इस पूरे वर्गों के लोग परेशान हैं। महंगाई को लेकर उन्होंने कहा था कि हम इसको सस्ता करेंगे या कोई करों में राहत दी हो। एक नई करों के लिए आई थे जो बहुत लोग खुश हुए थे कि 7 लाख तक कुछ नहीं लगेगा, लेकिन वो भी योजना शाम होते होते खुल गई कि जो लोग नई योजना के तहत कर जमा करेंगे उनको तो डिडक्शन मिलेगा, लेकिन जो लोग पुराने जिन्होंने रिटर्न फाइल किया है तो उनको पुरानी दरों पर ही उनको टैक्स लगता रहेगा मेरे ख्याल से। चलिए सिकरवार जी, अभी आपके पास हम आएंगे, हम खुशबू श्रीवास्तव जी से समझना चाहेंगे, क्योंकि इन्होंने उन लोगों के साथ काम किया है और वर्तमान में भी कर रही हैं जो बहुत अच्छी समझ रखते हैं और पकड़ रखते हैं राजनीतिक तौर पर। तो खुशबू जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा, हमारे दर्शक भी समझना चाहेंगे कि क्या महिलाओं को इस बजट में मिलने वाला है, क्या युवाओं को मिलने वाला है, क्या हमारे किसानों को मिलने वाला है, और क्या जो इस समय बेरोजगारी का एक माहौल क्रिएट किया गया है, उन लोगों को क्या फायदा होने वाला है, या अन्य पहलुओं पर भी प्रकाश डालने का प्रयास कीजिए। मौका देने के लिए आप सभी साथियों का आभार, और आपके जो व्यूअर्स हैं, जो लोग देख रहे हैं, उनको भी मेरा जय। फिलहाल तो गीता का सार दिया गया है इस बजट के रूप में कि क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाओगे, सब कुछ यहीं रह गया है तो यहीं रह जाएगा। तो जो सरकार ने दिया है वो गीता का सार दिया है। तो जब धर्म की बात होगी, जब गीता का सार दिया गया है तो आप उस पर टिप्पणी नहीं कर सकते जी। अब आते हैं हम अपनी आर्थिक और अर्थव्यवस्था वाली बात पर। तो जो बजट है मूल रूप से वो गीता का सार है जी। उसे आपको स्वीकार कर लेना चाहिए। और चूंकि आप हिंदू हैं तो आपको पहले स्वीकार करना पड़ेगा ये बजट। मतलब अगर हिंदू है तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। भाई गीता को कैसे नकारेंगे ना। तो मैं ये मानती हूँ कि ये जो पूर्ण गीता का सार है, सब मोह माया है, सब यहीं रह जाएगा। क्या लेके आए थे और क्या लेके जाओगे, तो इस पे तो पहली बात तो ये कि जो सरकार ने दिया है वो पूर्णतः गीता का सार दिया है। अब हम कुछ गीता के सार पे बात कर लेते हैं जो सरकार दे रही है। जिस तरीके से गीता अजर अमर गीता है, जो कि सरकार का ध्यान बजट पे कम, अडानी के गिरते हुए शेयर्स पे अधिक है। जी। सीधी बात यह है। तो सरकार अगर सरकार की तरह चलती तो बात दूसरी होती। अब सरकार यहाँ जगत हित को बचाने में लगी हुई है, तो बजट में क्या बोला जा रहा है, क्या लिखा जा रहा है, क्या साठगांठ की जा रही है। 2024 अगर अडानी नहीं होगा तो फंडिंग कहाँ से होगी। तो जो इस समय सरकार है वो बजट पे नहीं, सरकारी पूरा तंत्र अडानी को बचाने में लगा हुआ है, ना कि देश को बचाने में लगा। बजट भी अगर जिस तरीके का प्रस्तुतिकरण होता है, प्रोटोकॉल होता है, वित्त मंत्री का प्रोटोकॉल होता है, एक राष्ट्रपति हमारी पहली बार संबोधन कर रही थी, कितने प्रोटोकॉल होते, कितने फॉलो किए गए। तो इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि सरकार का पूरा ध्यान इस समय अडानी के शेयर्स पर है कि किसी तरीके से शेयर्स बचे और बढ़े, पैसा आए, जनता को धोखा मिले, फिर इनको पैसा मिले तो ये चुनाव लड़े। इनकी तो वर्ल्ड बैंक यही है ना। इससे बड़ा मजाक क्या होगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये कहता है कि हमें ये मालूम ही नहीं है कि अडानी ने कितना कर्ज लिया हुआ है, एसबीआई ने कितना कर्ज दिया हुआ है, या एलआईसी के कितने शेयर हैं। ये शर्म से डूब मरने वाली बात है। और हम बात करें बजट पे, बजट कहीं बाहर से आता है। बजट तो भाई हम जो टैक्स देते हैं, टैक्स जमा होता है, उस टैक्स के रेशियो है, कहाँ खर्च होगा, कैसे खर्च होगा। कोई भी ऐसा विभाग, सिंगल ऐसा कोई भी विभाग ऐसा नहीं है जिसका बजट बढ़ाया गया। शिक्षा के बजट में कटौती कर दी गई,
और जो मनरेगा का बजट था उसकी कटौती कर दी गई। हाँ, देखिए किसान कहना तो नहीं चाहिए लेकिन कह देती हूँ, जिन किसानों ने कॉम्प्रोमाइज करके धरना खत्म कराया जी। कि नहीं मोदी जी सही कह रहे हैं, और धरना खत्म होने वाला नहीं था क्योंकि मैं वहां बैठी थी, मैं ये बात जान रही थी कि कैथी और कुछ किसान लड़े हुए थे, उन्होंने कहा था कि नहीं मानेंगे। एमएसपी पर जो अभी इन्होंने घाटा प्रस्तुत किया है, जो बजट कम किया, तो ये भुक्तभोगी है। अदरवाइज इनका कम से कम किसानों को बजट मिलता उतना, एमएसपी एटलीस्ट उतनी मिलती। जी। तो एमएसपी भी गिरी, शिक्षा विभाग का भी गिरा, स्वास्थ्य विभाग का भी बजट गिरा। स्वास्थ्य विभाग तो कोई भी ऐसा, आप ये समझिए कि हमारी इनकम कम हुई, तभी तो जब हमारी इनकम कम हुई है सरकार की, तभी तो विभागों में पैसा कम दिया गया। सिंपल सा लॉजिक, तो वो गया कहाँ? और लगातार सरकार ये दावे कर रही है कि टैक्स बहुत अच्छा आ रहा है, टैक्स दिया जा रहा है, टैक्स जबरन वसूला जा रहा है। जो भी अकाउंट से रिलेटेड होंगे, जीएसटी से रिलेटेड होंगे, जो अभी व्यापारी कोई हमारे साथी हैं, अगर आप कुछ लेंगे तो जीएसटी देंगे। सोचिए, जब यहाँ तक सरकार 2-2 रुपए पर भी जीएसटी, 2 रुपए के सामान पर जीएसटी लगा रही है, तो ये रेवेन्यू कहाँ जा रहा है? अभी हम व्यापारी से इस संबंध में बात करेंगे। तो चलिए, अभी खुशबू जी आपके पास मैं दोबारा आता हूँ और राम पाठक जी से समझना चाहेंगे, क्योंकि ये अर्थशास्त्र के जानकार हैं। तो पाठक जी, हमारे दर्शकों को बताइए कि इस बजट में आपने पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा, समझा भी होगा, इस बजट में ऐसा क्या है जो इतना बड़ा एक प्रोपगंडा बनाया जा रहा, मीडिया वाले कुछ चैनल बहुत मतलब चढ़ बढ़ के इसको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये तो बजट नहीं, बहुत बड़ा एक मतलब पहाड़ जैसा, जैसे साक्षात भगवान उतर के आ गए हों। तो इसमें पाठक जी आप थोड़ा प्रकाश डालिए, क्या है इसमें? नमस्कार आप लोगों के दर्शकों को। कल से मैंने जब देखा है तो बजट का प्रचार जो है कम हो रहा है। चुनाव को देखते हुए जितने भी चैनल वाले थे एक तरीके से बजट का बहाना करके पार्टी का प्रचार कर रहे हैं, और छोटी छोटी कोई योजना होती है, बीजेपी के जितने भी नेता है सभी उसके बारे में कार्यक्रमों से संबंधित, लेकिन जब से कल बजट पेश हुआ है, लेकिन उसका लाभ कोई नहीं, केवल प्रचार हो रहा है कि मिडिल क्लास को ध्यान रखते हुए बनाया गया, गरीबों को ध्यान रखते हुए बनाया गया। गरीबों के लिए जो योजना चल रही थी राशन की, उसे उन्होंने 2024 तक, और ये अक्सर सभी पार्टियां करती है, और बीजेपी ने कोई नया नहीं किया, वो भी जो है चुनावी स्टंट है उनका। लेकिन पार्टियां हैं उनमें जो राष्ट्रीय पार्टी बीजेपी है, उसमें कोई हमें फर्क समझ में नहीं आया। और बजट में जो पिछले वर्ष जो बजट था, महंगाई के हिसाब से बजट में कोई नई चीज समझ में नहीं आई। जैसा अभी खुशबू जी कह रही थी, तो बजट पे कोई चर्चा का विषय है ही नहीं आम जनता की। बीजेपी के नेता जनप्रतिनिधि है, प्रचार के लिए उसमें कुछ भी बता सकते हैं, लेकिन उसमें चर्चा के लिए नई बात हो तो वो कोई चीज समझ में नहीं आ रही। अनवरत 4 साल से जो बजट बन गए, हर चीज महंगाई के साथ थोड़ी बहुत बढ़ती रहती है। जैसे रक्षा बजट है या किसानों का है, भाई नए किसान कुछ हुए तो उसका बजट तो बढ़ाना ही पड़ेगा पिछली साल की अपेक्षा। भाई जिनके नाम खेती चढ़ी है वो भी किसान सम्मान निधि लेंगे, तो ये कोई नई बात। जो पिछली साल किसान थे 10-20% किसान बढ़ जाएंगे, तो 3 साल ने बजट बढ़ाया, रक्षा बजट भी बढ़ाया उन्होंने जो है। तो लेकिन नई कोई योजना चीज समझ में नहीं आई। भाई पिछली साल जो महंगाई थी उस हिसाब से बजट तो बढ़ाना ही पड़ता, लेकिन अनवरत 3-4 साल में जो बजट बन रहा है कोई नई चीज सामने नहीं है। गरीबों के लिए राशन की व्यवस्था उन्होंने कर दी, लेकिन घुमा के और जो चीजें हैं, अब उन्होंने जैसे इलेक्ट्रॉनिक कार है, इलेक्ट्रॉनिक कार उन्होंने सस्ती कर दी, तो उससे क्या फायदा? रोज डेली मर्रा की जो चीजें हैं, किसानों की दवाई है या और कुछ है खेती के लिए,
उन सब पे जीएसटी बढ़ी है, टैक्स बढ़े, महंगी करेंगे। अच्छा, एक चीज पाठक जी आपसे समझना चाहेंगे कि आप शिक्षा से जुड़े हुए हैं, जो शिक्षा का बजट कम किया गया इसका क्या मतलब हो सकता है? शिक्षा का बजट उन्हें ये लगता है कि जो है हर चीज अब निजीकरण, जब से सरकार आई भर्तियां भी नहीं कम हुई है, स्टाफ भी कम है, तो विशेष उस चीज तवज्जो नहीं। अब आप शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य विभाग में भी उसका तो बजट बढ़ना चाहिए, उसका बजट नहीं बढ़ा। मतलब शिक्षा स्वास्थ्य पर बीजेपी सरकार ज्यादा ध्यान दे रही है। हाँ, सिर्फ निजीकरण के हिसाब से ध्यान है और कुछ नहीं। उन्होंने किसान देश में ज्यादा है, तो किसान जो गरीब है और धर्म की पट्टी बांध के, तो वो उन्होंने वो तो स्वाभाविक बजट बढ़ाना ही पड़ता किसान सम्मान निधि के लिए। लेकिन बाकी जो चीजें उनकी है, कृषि यंत्र है या दवाइयां है या बीज है, उन सब टैक्स है, वो टैक्स फ्री होनी चाहिए। तो ऐसे राशन उन्होंने फ्री कर दिए 24 के लिए, तो वही चीज वो बता रहे थे। लेकिन जो चीज महंगी की है, अब इलेक्ट्रॉनिक कार है जो सस्ती की है वो बता रहे, लेकिन वो किसान थोड़ी ना खरीदेगा इलेक्ट्रॉनिक कार भाई, थोड़ी उन्होंने सस्ती कर दी, लेकिन वो तो गरीब से पहुंच के दूर है, फिर फायदा तो कंपनियों को है जो उनकी गाड़ियां बिकेंगी। तो जो चीज में उन्होंने सस्ती की है, तो उनके वो पहुंच के बाहर है। अब राशन है 24 तक, राशन तो पहले भी मिल रहा था और 24 तक उन्हें देना ही था जो है। तो नई चीज हमारे समझ में नहीं आई, कोई लाभ वाली है या तो आम जनता के नाम है। टैक्स की जैसे बात शुक्रवार जी भाई बड़े भाई कह रहे, तो वो में कोई फायदा नहीं, जो कह रहे नई और पुरानी कोई अंतर नहीं है। चलिए पाठक जी, अभी आपके पास हम दोबारा आएंगे। ओम जी पांडे के पास चलते हैं। ओम जी पांडे, आपसे समझना चाहेंगे, जो बजट आया है इसमें मध्यम और छोटे व्यापारियों को क्या फायदा होने वाला? व्यापार से जुड़े हुए हैं, तो व्यापारियों के बारे में आप राय रखिए। क्या इस बजट में ऐसा है कि मध्यम वर्ग और जो छोटे व्यापारी है उनको क्या फायदे होने वाला है? सबसे पहले तो मैं आपको आपके चैनल को धन्यवाद दूंगा कि जिसने मैं इसमें दिया, यहाँ पर मौका दिया बोलने के लिए। ये तो सभी लोग बता रहे चुनावी बजट है, और जैसा पहले हर बार होता आया है उसी की तरीके से की बार पर बजट पेश किया गया। आप हमें ये बताइए, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात निर्मला जी कह रही है, निर्मला सीतारमण जी, कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे हम लोग, इसमें मध्यम वर्गीय कहाँ से आ गया भैया? फिर उन्होंने बताया हम 50 एयरपोर्ट बनाएंगे। 50 एयरपोर्ट पे पैसे वाला जाएगा, हमारे जैसे लोग थोड़े जाएंगे वहाँ। ठीक है, चलो ठीक भैया। उसके बाद उन्होंने बताया इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, मोबाइल एंड टॉयज सस्ते करेंगे। इन सब चीजों का क्या है? जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जो लाल बहादुर शास्त्री जी हुए थे, उन्होंने किया था जय जवान जय किसान। जवानों के लिए क्या किया? कहीं रोजगार की कोई बात की इन्होंने? किसानों के एमएसपी पे कोई बात की इन्होंने? शिक्षा के लिए कोई बात की इन्होंने? शिक्षित हो जाओगे तुम लोग, जान जाओगे क्या चल रहा है देश में। बिना पढ़े लिखे रहो, वोट देते रहो, हमारी सरकार बनती रहे। मतलब सरकार शिक्षा से इसीलिए वंचित कर रही कि आप समझ ना पाए। शिक्षा के नाम पर उन्होंने नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी का झंझोना पकड़ाया है आप लोगों को। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी एक ई लाइब्रेरी है, उस पर पढ़िए और शिक्षित बनिए आप। स्कूलों की क्या जरूरत आपको? बोला ट्रेन बना रहे हैं, 50 एयरपोर्ट बना रहे हैं, तो मध्यम वर्ग का इसमें कुछ नहीं है। फ्री फंड का राशन है, वो खाइए आप 5 किलो और सरकार की जय जयकार करिए। साथ में आपको किसान सम्मान निधि मिल रही है, वो भी सारे किसानों को कहाँ मिल रही? कुछ ही किसानों को मिल रही, बहुत लोगों की रुक चुकी है। भाई उनका कहीं ना कहीं सर्वे होता होगा, जो वोट देगा उसको किसान सम्मान निधि मिलेगी, ऐसा कुछ बनाया होगा उनने। हमें तो मालूम नहीं ना, हमें मिलती है। तो हमें हम बता रहे फ्री फंड का 5 किलो पर यूनिट गल्ला खाइए आप लोग, किसान सम्मान निधि लीजिए, वोट दीजिए। चलिए, हमारा जो व्यापार है गोल्ड और सिल्वर का, उसका तो टैक्स स्लैब इन्होंने बढ़ाया की बार। आज गोल्ड भी महंगा हुआ, सिल्वर भी महंगा हुआ, दोनों चीजें महंगी हुई हैं। आज गोल्ड भी आज आपका 58,000 ऊपर चला गया पर 10 ग्राम, और सिल्वर भी आपका 71,000 हो गया पर किलोग्राम। 71,000 रुपए चांदी हो गई आज। तो इससे आम आदमी को फायदा है कि उद्योगपतियों को?
आदमी को कोई फायदा नहीं। आम आदमी आम की तरह चूसा जाएगा, उसे टक्का बना के छोड़ेंगे ये लोग, समझे। और उद्योगपतियों को ही फायदा होगा भैया। अडानी के शेयर देखो डूबे कितने तरीके से। कोई है, उन्होंने कुछ आईपीओ के बारे में बोला, एफपीओ के बारे में बोला, उससे सारे शेयर गिर पड़े उनके। अब उनकी व्यवस्था वो बनाएंगे भाई। उन्हें चुनाव में फंड भी तो चाहिए। फंड क्या दिनेश जी देंगे कि हम देंगे? बिल्कुल सही बात। फंड तो वही बड़े लोग देंगे जो सरकार चला रहे हैं भैया। चलिए अभी ओम जी और आपके पैसा पास डाला जी। अफगानिस्तान को 200 करोड़ दे दिए, बांग्लादेश को दे दिए, मॉरिशस को, भूटान को, सबको पैसे डाले। श्रीलंका को घर के लड़का छान चाटे, संध्यान के रात दुनिया बांटे घूम रहे हैं। लड़का बेचारे गरीबी में घूम रहे। आप यहाँ देखो तो दुनिया में डंका बज रहा है मोदी जी का। मोदी जी ने भारत को पूरी दुनिया में प्रसिद्ध कर दिया है। पहले कौन जानता था भारत को? बहुत सुंदर। यही हमारे पास शब्द ही नहीं है। नहीं तो हम ये नहीं कह रहे, ये मीडिया कहती है। पहले राजाओं के चारण भाट होते थे जो राजाओं के बारे में बताते थे पूरे दिन। राजा साहब आपने ये किया। मोदी ने तो क्या भारत नहीं था? और मोदी नहीं रहेंगे तो भारत नहीं रहेगा क्या भैया? ये जो नाम दे रखा है आप जैसे महान लोगों ने मोदी मीडिया का, वही लोग ये प्रोपगंडा चलाते हैं कि मोदी का डंका बज रहा। शिखरवार जी आपसे समझना चाहेंगे और क्या आप इसमें लोगों को बताना चाहेंगे जो ये जैसे जितने हमारे पैनल में बैठे हुए आप लोग हैं, सभी ने एक इसको कहा कि ये जो है बजट एक आम बजट चुनावी के तौर पे, चुनाव के उसमें मतलब चुनाव को ज्यादा ध्यान में रखते हुए इस बजट को बनाया गया। तो आम पब्लिक को क्या आने वाले चुनाव में महसूस करना चाहिए? किस तरीके से आम पब्लिक को आगे कदम उठाना चाहिए? तो इस पे थोड़ा आप प्रकाश डालिए, क्योंकि आप सबसे ज्यादा उम्र दराज हैं और आप जो है बताएं लोगों को, हमारे दर्शकों को, और जो भी हमारे साथ मेहमान आप लोग सब लोग जुड़े हैं वो भी समझें कि क्या 24 में इस बजट का मतलब प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, या आम पब्लिक को क्या करना चाहिए? जी नहीं दिनेश जी, आपका प्रश्न बड़ा अच्छा है। अभी जैसे राम भाई पाठक ने कहा था जी कि मतलब किसान सम्मान निधि किसानों को मिलती है लिहाजा बजट बढ़ेगा। तो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, आम जनता का भी ये जानना जरूरी है। जब पहली किस्त मोदी साहब ने दी थी उस समय 11 करोड़ किसानों को ये किस्त मिली थी, और जो 11वीं किस्त जो अभी आई थी पिछली वाली, केवल 3 करोड़ किसानों को मिली। भाई साहब, सभी किसानों को सम्मान निधि भी नहीं मिल रही है और जो किस्त हर बार कटती जाती है। और जहां भी चुनाव होता, आपने देखा होगा कि बंगाल में जिस समय इलेक्शन हुआ था तो वहां के किसानों को जब से शुरू हुआ था, केवल उनको बंगाल में उनको ऐसा लग रहा था कि सम्मानित के सहारे हम बंगाल जीतेंगे जी। तो वहां पिछली भी किस्तें एक साथ उन्होंने दे दी थी। तो अब आप समझ लीजिए 11वीं केवल 3 करोड़ किसानों को मिली है 11वीं किस्त। तो आप समझ लीजिए जब सरकार केवल चुनाव मोड में काम करने के उसमें है। और अभी जो अडानी की बात हो रही थी कि वो अडानी देश नहीं है, उसे तो आप देश ही मान लीजिए। क्यों? देश के जितने भी संसाधन है उस पर अडानी साहब का कब्जा है। एयरपोर्ट उनके, ट्रांसमिशन उनकी, अधिकांश पोर्ट उनका, और अभी जितने भी नए एयरपोर्ट बनने हैं अधिकांश में ठेके उनके। एयर हाउस बनाए अडानी। तो अगर वो डूबते हैं तो निश्चित तौर पर देश को तो झटका लगेगा ही। यही भारतीय जनता पार्टी के आज दिन भर में दूसरे चैनल पे भी था जी। तो उसमें भी यही चल रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता थे वो और अन्य लोगों की इसलिए आलोचना कर रहे थे। वो कह रहे थे कि ये तो देश को कमजोर किया जा रहा। जो रिपोर्ट आई हिंडनबर्ग की, तो कहीं वो टारगेट किया जा रहा भारत की अर्थव्यवस्था को। तो वो तो लगातार ऐसे वो उठाते रहेंगे जिससे कि शक में शक हो। और बताइए, अब आज सदन में हंगामा भी हुआ
3 मिनट के अंदर सदन बताओ डिजोल्व कर दिया गया। अब बताइए, अगर इतना बड़ा कांड हो गया 4 दिन में, अडानी की संपत्ति समल काफी कम हुई, जो आदमी पूरे विश्व में दूसरे तीसरे स्थान पर था, जो अपने देश के पैसे लगे, शेयर बाजार भी भरभरा के गिरा, 3,85,000 करोड़ रुपए की चप्पल लगी। तभी तो मजबूरन अभी समझ लो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ये अपने उनसे सबसे पूछना पड़ा कि आप लोगों ने कितने कितने पैसे लगाए, बताइए हमको। तो ये दबाव ही तो है सांसदों का। अगर उस पे नोटिस अगर न दिया होता सभी सांसदों ने कि भाई 267 के तहत बहस कराइए, अब बताइए जो सरकार बहस भी कराने को तैयार नहीं। भाई वो तो मुख्य जिम्मेदारी तो सेबी की बनती है। अब सेबी केवल वो जगह जगह विधानसभाओं में सांसद विधायक खरीदता फिरता, दबाव बनाता फिरता, तो उन्हें ये देखना चाहिए कि भैया ये पैसा, जब कई बार इस पर 3 मामले करीब अडवाणी पे चल रहे, लेकिन 1.5 साल का समय हो गया और अभी तक जांच मुकम्मल नहीं हुई, तो बड़ा मुश्किल लगता है। देखिए क्या होता है भाई। कम से कम अच्छा बताइए, अगर सांसद बेचारे बोल नहीं पाते, आपने सुना होगा राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा में कई बार कहा कि भाई साहब वहाँ सदन बंद कर दिए वो माइक बंद कर दिए जाते सदन के। तो बताइए सांसद अगर सदन में ही बोलेगा तो आखिर उसका चुनाव किस लिए होता, किस लिए सांसद है ये, किस लिए सदन बनाया गया जहाँ जनता की आवाज नहीं उठती। दिनेश जी बड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन मजबूरन ये है कि ये विपक्षी दल, अभी आपने देखा होगा 30 तारीख को कांग्रेस ने 22 दलों को निमंत्रण दिया, उसमें से वो लोग केवल आए जो बहुत छोटे छोटे दल हैं, जिनका की जनाधार काफी सीमित है, और जो जनाधार वाले दल थे उन्होंने किनारा किया मात्र इसलिए कि, तो इस तरह से अगर चलेंगे तो हमको नहीं लगता, आप भी इस बात की तस्दीक करेंगे कि 24 में भी कोई परिणाम नया आने वाला, क्योंकि अगर इसी तरह फटका लड़ाई हुई तो हमारे ख्याल से ये सरकार रिपीट भी हो सकती है। जी, जैसे आपने सवाल उठाया कि राहुल गांधी कहते हैं कांग्रेस पार्टी के सदन में नहीं बोलने दिया जाता, तो ये चीज हम खुशबू जी से समझना चाहेंगे, क्योंकि डॉक्टर उदित राज जी के साथ इन्होंने बहुत काम किया, आज भी कर रहे हैं। तो क्या खुशबू जी इस बात में सच्चाई है कि शिखरवार जी ऐसे हवा में तीर छोड़ रहे हैं? नहीं, देखिए आप ये मान लीजिए प्रवक्ता हो, सांसद हो, मैं दिल्ली में बैठी हूँ, ऐसा कोई मंत्री नहीं है जिससे मेरे मतलब व्यक्तिगत संपर्क ना हो, जिनके साथ उठना बैठना ना हो। जो बीजेपी के भी हैं उनके साथ भी है, कांग्रेस के उनके साथ भी है, और आपके भी। तो स्थिति इतनी खराब है, मैं आपको बता दूं कि जैसे फिल्मों में, पुरानी फिल्मों में दिखाते थे ना कि आपका बच्चा उठा लेंगे, आपकी लड़की उठा लेंगे अगर आपने ये किया, तो स्थिति वो राहुल गांधी जी तो फिर भी खुल के नहीं बोले। ज्यादातर ऐसे जो सांसद हैं जो बोलते हैं, जो अपने दम पर जीत कर आए हैं, चाहे वो बीजेपी से ही क्यों ना आए हो, लेकिन मोर्चा वो आ गए, लेकिन उनका जनसंपर्क है, उन सबको अपने बच्चे विदेश भेजने पड़े, उन सबको अपने बच्चे, अपना परिवार विदेश भेजना पड़ गया। कोई मैं एक सांसद की आपसे बात नहीं कह रही हूँ, अगर वो बोलने वाला है, अगर वो कुछ कहना चाहता है, और अभी तमाम ऐसे सांसद हैं जो अभी शिखरवार जी ने कहा ना कि मात्र 8 दल आए थे, तो ये जो दल नहीं आए हैं उन्हें भी विचार करना चाहिए, एक्चुअली ज्यादा विचार करना चाहिए। उनको ये डर है कि कांग्रेस अगर बढ़ गई, देश में बढ़ गई, तो उनके राज्य में भी बढ़ जाएगी। वो शायद इस वजह से नहीं आ रहे हैं और ढलान का वेट कर रहे हैं, ये भी वजह है। दूसरा ईडी सीबीआई तो लगी हुई है, और कोई भी नेता दूध का धुला तो है, कोई भी हो, कोई भी पार्टी का मुखिया हो, पार्टी चलाना इतना आसान नहीं है। तो जो ईडी सीबीआई जबरन पीछे लगा दी जाती है, उनके पीछे नहीं, उनके बच्चों के पीछे, तो उनके परिवार के पीछे।
ये बिल्कुल सच है। आप सांसद चाहे बीजेपी का ही सांसद क्यों ना हो, उसे भी अगर वो विपक्ष में कोई बात रखना चाहता है उसे अनुमति नहीं है, माइक बंद कर दिए जाते हैं। शिखरवार जी जानते होंगे कि आप किस मुद्दे पे बोलने वाले हैं वो पहले से हमें लिख के देना पड़ता है। आप उससे अलग जाएंगे तो जो है वो आपका माइक शून्यकाल घोषित करके आपको घंटे भर के लिए जैसे क्लासरूम से बाहर कर देते हैं, इस तरीके की प्रक्रिया होती है। तो आप मानेंगे नहीं, कुछ लोगों ने ऐसा प्रयास किया कि लिख के तो पॉजिटिव दिया, वहां बोलने का प्रयास किया तो घंटे भर के लिए बाहर कर दिया गया सदन से। अब आप बताइए, जिस ये सांसद है, इन सांसदों के साथ ऐसा व्यवहार है और ये है, तो ये तो एक लोकतंत्र की हत्या हो गई। तो लोकतंत्र के साथ अन्याय है। तो लोकतंत्र की हत्या में इतनी मेरी बात आप एक बार जान लीजिए, इस सरकार को लाने वाले हिंदू बहुसंख्यक हैं, उनका बनाया हुआ मकड़ जाल है। जो ये समझते हैं जो बीजेपी में नहीं है वो हिंदू नहीं है, बाकी सारे हिंदू जो है वो, हाँ बाकी जो सारे हिंदू हैं वो जो है वो दूसरे देश से, दूसरे ग्रह से आए हुए हैं। हिंदू सिर्फ इस देश में वही हैं जो बीजेपी और आरएसएस के साथ हैं। उन्होंने एक ऐसा मोमेंटम क्रिएट कर दिया है कि जब आप पीछे जाके देखते हैं तो आपको खुद में ये लगने लगता है कभी कभी, ऐसा तो नहीं मैं कोई अधर्म कर रही हूँ, अरे मोदी जी को गाली दे दी तो कहीं ऐसा तो नहीं मैं भगवान जी को गाली दे दी। लेकिन हम ये, मैं आपको इसलिए नहीं कह रही हूँ, 20-22 साल के लड़कों का मैं काउंसलिंग करती हूँ, उनसे बात करती हूँ, उन्हें जानकारी कुछ नहीं, लेकिन उन्हें पता सब कुछ है। अब आप उनको ना सिखाने के लिए ना कॉलेज है ना स्कूल है। जैसा कि अभी कहा, शिक्षा और स्वास्थ्य में लगातार विद्यालय बनाए जाएंगे, विद्यालय बिना शिक्षक के होंगे, अस्पताल बिना डॉक्टर के होंगे, लगातार संख्या भी बढ़ेगी, सब चीजें होंगी, लेकिन जो मूलभूत आवश्यकता है शिक्षक और डॉक्टर वह नहीं होंगे। आपको ईंट का ढांचा बना के दे दिया जाएगा और इस चीज को लोग तोड़ सकते हैं, हम लोग तोड़ सकते हैं। और कोई विपक्षी पार्टी पहली बात तो बीजेपी से लड़ ही नहीं सकती। मैं आपको इतना बता दूं, मेरी समझ कहती है, मेरा राजनीतिक एक चीज और आपसे समझना चाहेंगे, आप बार बार हिंदू को कोट कर रहे हैं, तो मैं ये आपसे समझना चाहूंगा कि हिंदू कितने प्रकार के होते हैं, और आप भी तो एक हिंदू महिला हैं, तो आप बार बार एक हिंदू शब्द को क्यों खरीदना चाहती हैं? क्या उसमें ऐसा है, वो हमारे दर्शकों को बताइए। मैं तो ये जानना चाहती हूँ, मैं खुद जानना चाहती हूँ भाई, कि जो बीजेपी के साथ वाले हिंदू और जो बीजेपी के साथ नहीं है वो वाले हिंदू कौन से? अब हिंदुओं का भी बंटवारा है भाई मेरे। अब हिंदू वो वाले नहीं रह गए कि दलित हिंदू हैं, ये पंजाबी हिंदू हैं, ये सिख हिंदू हैं। अब बीजेपी वाले हिंदू हैं और जो बीजेपी के साथ नहीं है वो सब दूसरे ग्रह से आए हुए हैं। इसलिए मैं बार बार ये बात कहती हूँ। अच्छा, कोई भी बने रहिए, उससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप बीजेपी के साथ नहीं है तो आप हिंदू हैं ही नहीं। मतलब बीजेपी का विरोध, तो आप बीजेपी का विरोध, देश का विरोध, और मोदी का विरोध, हिंदुओं का विरोध। बिल्कुल, तो ये हमें ही तोड़ना पड़ेगा। दूसरी बड़ी बात दिनेश जी, जो आप कह रहे थे अभी, शिखरवार जी ने भी कहा 2024 में नतीजे रिपीट हो सकते हैं। निसंदेह 2024 में रिपीट हो, इसमें कोई दौराय नहीं है, क्योंकि बीजेपी को हराने वाली कोई पार्टी भारत देश में नहीं है। ना तो उतने उसके पास संसाधन है, ना उसके साधन है। सभी प्रकार की फंडिंग आज मैं पहले आम आदमी पार्टी में 11 साल मेरा अनुभव रहा, आज मैं कांग्रेस में हूँ और नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर के तौर पर यहाँ काम कर रही हूँ। तो आज मैं आपसे कह सकती हूँ और मैं जानती हूँ कि पार्टी चलाना, पार्टियों की फंडिंग करना, जो लोग जेन्युइन भी हैं, हर तरीके से हाथ पैर बांध दिए गए। बीजेपी के साथ लड़ना किसी भी पार्टी के बस की बात नहीं है। बीजेपी से अगर लड़ना है तो ये इस देश की जनता को ही लड़ना होगा। ये हमें और आपको डिसाइड करना होगा। कोई पार्टी, अभी आपने ही उदाहरण दिया कि 22
क्या बोलते पार्टियों को दिया गया, तब नहीं आए। सबको पता था कि जाना नुकसानदेह है। 24 में कांग्रेस है नहीं, और क्या बोलते हैं जो कुछ है हाथ में वो भी निकल जाएगा। और तो और आप छोड़िए ना, अखिलेश यादव जी इतना कहते हैं, वे खुद नहीं पहुंचे। भारत जोड़ो यात्रा खुद वहां से निकली, वहां से खुद नहीं आए। चलिए खुद नहीं आए, क्या नाम है, किसान आंदोलन में पूरा कांग्रेस ने समर्थन दिया। इन्होंने तो क्या नाम है, आरएलडी जैन चौधरी, चलिए आप गेस्ट हैं, आप दो लोग सरकार चला रहे हैं, तो कम से कम दो में से एक कोई पहुंचता, आप दोनों ने मिलकर चुनाव लड़ा था, वो एक बात होती, तब वो दिखती। अब उनको निष्पक्ष भी दिखना है, उन्हें कांग्रेस के साथ भी नहीं जाना है, वो अकेले सरकार बना लेंगे। वो देश, एक तो मायावती अगली 24 में प्रधानमंत्री बन रही है, मेरी तरफ से लिख लो। आप बड़ा अच्छा मजाक कर लेते हैं। नहीं, ये लिख लीजिए, बहुजन समाज के लिए मैं बता रही हूँ, मायावती जी 24 में प्रधानमंत्री बन रही हैं। मेरा साथ समर्थन है, वो खुश रहे अपने इस उसमें भ्रम में। बाकी अखिलेश यादव जी भी जो है, वो अगर ये सोचे हैं कि अगर वो 80 सीटें लोकसभा में से 40 ले आते हैं तो अगला इलेक्शन वो निकाल ले जाएंगे यूपी का। वो ये सोचे कि अगर कांग्रेस बढ़ी तो उन्हें यहाँ घाटा होगा, वो सिर्फ ये सोच के नहीं आगे आए। तो ये बड़ी छोटी सोच है। जब देश बचेगा, अपने आपको हाईलाइट करने का एक वो चलन चल चुका है। इस समय राहुल गांधी जी ने जो यात्रा की है, कभी भी अपने आप को लाइट में रख के नहीं की। नहीं, इस बात की तो तारीफ करनी पड़ेगी। नहीं, ये तो मैंने भी कई बार सुना है कि राहुल गांधी ने स्पष्ट कहा है कि राहुल गांधी, जरूरी नहीं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने, कोई भी बन सकता है। ये हाँ बिल्कुल नहीं, बात वो नहीं है, बात ये है जिस प्रदेश पर देश की सरकार बनाने का दारोमदार है, उत्तर प्रदेश 80 सीटें बहुत लोकसभा में मायने रखती है। मेरे ख्याल से 80 ही है उत्तर प्रदेश में, 80 है, बिल्कुल सही कहा आपने, है ना। मैं ये सिर्फ अखिलेश जी इसलिए नहीं आए कि कांग्रेस में आगे चल के उत्तर प्रदेश में नींव पड़ सकती है और सरकार बदलनी निश्चित है। बसपा है नहीं, बसपा का कहीं नामो निशान नहीं है, कितना भी हो जाए बसपा का कोई मुखिया नहीं है, कोई मुखिया नहीं है, कोई उसको, और मायावती जी किसी और को आगे कर नहीं रही। तो बीजेपी एक बार जीतेगी, 2 बार जीतेगी, तीसरी बार आना तो हमने ही। अगर कहीं हमने इनका समर्थन कर दिया और लोकसभा में 80 में से 20, 25, 30 भी इनके जीत गए कांग्रेस के, तो हमारे लिए अगले चुनाव में मुसीबत हो जानी है। और इससे ऊपर उनकी सोच नहीं है ना। चलिए लास्ट कमेंट अभी आप लोगों का लेंगे, सेकंड पार्ट में पाठक जी के पास और ओम जी के पास जानना चाहेंगे। तो पाठक जी, क्या माहौल तैयार होगा 24 में, और इस बजट का प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। मेरे हिसाब से मुझे लगता है बजट का कोई प्रभाव नहीं होगा। विपक्ष जो है एकजुट नहीं है, दूसरा कमजोर है। जो बजट की कमियां हैं वो जनता तक, और बजट की बात रहेगी। और बीजेपी की जो आईटी सेल है और मीडिया है, कोई नया मुद्दा करके जो है 24 की उनका जो है तैयार हो जाएगा। और मुझे लगता है थोड़ा बहुत बड़ी नुकसान सरकार जो है रिपीट होगी, विपक्ष कभी एक हो नहीं पाएगा, क्योंकि वो विपक्ष का डरा हुआ है। जो क्षेत्रीय दल है, क्षेत्रीय दलों की वजह से ही बीजेपी जीत रही है, तो वो उनको एक होने नहीं देंगे। तो 24 में कोई ऐसा राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस तो है, लेकिन आम आदमी पार्टी भी है। आम आदमी पार्टी अब जिस हिसाब से गुजरात में चुनाव और बीजेपी की बार और ज्यादा फायदा मिलेगा बीजेपी को उसका। तो हमें ये लगता है कि बीजेपी का जो नुकसान है होगा, तो वो जो क्षेत्रीय पार्टियां में और गुट डिवाइड हो जाएगा, आम आदमी पार्टी वगैरह है। तो ये लगता है कि बीजेपी पुनः उसी स्थिति में फिर जो है सरकार बना ली। अब 1-2 राज्यों में है, तो कांग्रेस जो वोट है
बीजेपी का वोट इकट्ठा हुआ है 4% जो वोट नाराज हुआ है, तो वो वोट आम आदमी पार्टी में आ जाता है, कांग्रेस नहीं जाता। कांग्रेस का बल्कि वोट और कट जाता है। कांग्रेस को सबसे ज्यादा नुकसान ये है, और दूसरा क्षेत्रीय पार्टियों का, और जो पुराने नेता है वो डरे हुए हैं, तो वो विपक्ष की सही भूमिका नहीं निभा पा रही है। मतलब काम कर रहे हैं लेकिन दब दब के काम कर रहे हैं, जो जिस हिसाब से करना चाहिए उस हिसाब से काम नहीं हो पा रहा है। ऐसा है कि वो पार्टी में अगर पार्टी छोड़ दे नेता, पार्टी अगर छोड़ दे और बीजेपी ज्वाइन कर ले, तो बीजेपी को कम फायदा है। वो विपक्ष रह के और सत्ता में दल को ज्यादा फायदा पहुंचा रही है। कई नेता है वो ऐसे बयानबाजी करते हैं कि सीधा ही विवाद खड़ा हो जाता है। अब अगर वो बीजेपी में है तो इतना फायदा बीजेपी को नहीं मिलेगा, लेकिन विपक्ष में रह के अपनी पार्टी में रह के अपनी पार्टी को और ज्यादा कमजोर कर, इससे सीधा फायदा मिलता है। इसलिए तो विपक्ष के भी कई नेता अपने लगता है फायदा पहुंचा ध्यान दे मौका देते हैं, तो ये सब चीजें हैं। और अपनी घर को भी जो पुरानी पार्टियां हैं, तो सबसे बड़ी समस्या उनकी ये है, और पुरानी विचारधारा में चलता है। चलिए लास्ट कमेंट सभी से लेंगे, सेकंड ओम जी पांडे जी से। और तो ओम जी पांडे, आपको क्या लगता है कि इस बजट का 2024 के चुनाव में प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? क्योंकि मामला यह है कि दोबारा उनका रिपीट होना, सरकार दोबारा यही बनेगी। इस तरीके से उन्होंने अपना एजेंडा सेट करके रखा है। और कम्युनल तो वो बनते ही हैं, हिंदू मुस्लिम हो ही जाता है चुनाव के समय, करा के वो अपना जीत लेते हैं। बैकवर्ड भी इस टाइम। और दूसरा ये है कि केंद्र की जो राजनीति है वो उत्तर प्रदेश से होके ही जाती है। जो भी पार्टी उत्तर प्रदेश में अच्छा प्रदर्शन करेगी, 50 सीटें हैं, तो केंद्र की सत्ता उत्तर प्रदेश से ही होके जाती है। ये बात जो कांग्रेस के पुराने नेता है वो लोग जानते हैं, और जो लोग रहते होंगे वो जानते ही होंगे। 80 सीटों में अगर 50 सीटें भी अब लेके जाते हैं तो बहुत बड़ा फर्क पड़ता है केंद्र में जाने के। चलिए तो अब बहस को लास्ट की तरफ ले चलते हैं, और लास्ट कमेंट क्या कहना चाहेंगे देश की जनता से? सिकरवार जी, लास्ट में केवल 30 सेकंड में अपनी बात को रखिए। दिनेश जी, बिल्कुल हम निराश नहीं हैं जी। अगर कांग्रेस हो जाए, भाई कांग्रेस भले ही आपको मरी दिख रही हो, लेकिन अभी भी आपको जानकारी होना चाहिए और मतदाताओं को भी कि 12 करोड़ वोट अभी भी उनके पास हैं, जबकि 12 राज्यों में एक भी सांसद नहीं है उनका। तमाम तरह की कमजोरियां हैं, संगठन की भी कमजोरियां हैं, और जो और लोग जितने दल हैं सब मिला के उन लोगों पे 6 करोड़ भी वोट नहीं है, सब लोगों पे मिला के। तो इसलिए वो लोग अच्छा मुख्य जो है अभी ये जो क्षेत्रीय दल है, क्षेत्रीय दल कभी भी ये नहीं चाहते हैं कि केंद्र में एक मजबूत सत्ता बने। वो चाहते हैं कि तालमेल वाली सरकार रहे, कमजोर सरकार रहे, जिससे कि वो बार्गेनिंग कर सकें। वो निरंतर उनसे वो करते रहते हैं और अपनी शर्तें उनसे मनवाते रहते हैं। जब भी आपने देखा होगा जनता दल की सरकार रही या जनता पार्टी की रही, अल्पमत की जो सरकारें हैं, तो इसलिए वो कांग्रेस के साथ नहीं लगते कि उन्हें लगता कि अगर कांग्रेस मजबूत हुई तो हमारी वो शर्तें नहीं मानेगी जो वो मनवाना चाहती है। जी खुशबू श्रीवास्तव जी, आप चाहते केंद्र में मजबूत सरकार बने। जी खुशबू श्रीवास्तव जी, आप क्या अपील करना चाहेंगी देश की जनता से? देखिए, जनता ने सुनना और देखना तो बंद कर। सीधी बात ये है, क्योंकि उनके पास जो साधन और संसाधन जो आम जनता पर है देखने और सुनने के, वे पूर्णतः करप्ट हो चुके हैं, और जनता बार बार उन्हीं साधन और संसाधन का उपयोग कर रही है।
उसे प्रयोग करने से कैसे रोका जाए, अगर यह काम होगा तो उसे जमीन पे हकीकत दिखाई देने लगेगी। मुझे याद है कि मैं तो बहुत छोटी थी, मेरे घर में कभी राजनीति नहीं हुई, लेकिन पता नहीं कैसे ये हो गया और आज मैं यहाँ हूँ कि छोटी मेरे नाना रिटायर्ड हुए और आप मानेंगे नहीं, शाम को 5-6 बजे बहुत सारे एजेड लोग आ जाते थे, चर्चा करते थे चाय जी। ये जो समझ पैदा हुई मेरे में वो इसीलिए हुई। पान की दुकान पर भी राजनीति की बातें, चाय की दुकान पे राजनीति की बातें, तो लोगों को ये पता होता था और उस विभाग का आदमी अपने शहर में उस चीज की बात करता था। तो सरकार क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, लोगों तक सही जानकारी पहुंचती थी। अब इतने ढोल ताशे नगाड़े बजा दिए गए हैं कि उस शोर में बंदा अपने कानों पे या तो हाथ रख ले या हमें सिर्फ इतना ही करना है। सारे विभाग, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, ऐसा कोई घर नहीं है जिसमें महिला ना हो, नौकरी के लिए युवा कोई ना हो और कोई रिटायरमेंट की तरफ हो और उसकी पेंशन, ऐसा कोई समस्या वाला घर हो ही नहीं सकता। हम जीवन जी रहे हैं, ग्रस्त जीवन, हर प्रकार की समस्या, और हर प्रकार की समस्या किसी न किसी विभाग से जुड़ी हुई कोई ना कोई समस्या है। तो जब हम दोबारा से जो पहले कम संसाधन हुआ करते थे, आप और मैं बस यही कहूंगी, जो कम संसाधन पहले हुआ करते थे, लोग मिलके आपस में बात किया करते थे, यही बात हमें दोबारा चाय की टीयों पर, पान की दुकानों पर शुरू करनी होगी। इसके अलावा मुझे कोई और दूसरा तरीका समझ में नहीं आता है। तो यही मैंने दिल्ली में भी शुरू किया और अब मैंने चाय की टपरी के नाम से छोटी छोटी सभाएं लगानी शुरू कर दी हैं। दिल्ली में मुखर्जी नगर मेरे घर के काफी पास में, वहाँ स्टूडेंट है, सिर्फ वो चाय पीते हैं, मैं उस समय बस वहाँ पहुंच जाती हूँ, वो बुलाते हैं और चाय पे बात होती है। वो मेरी बात नहीं मानते, लेकिन वो अगले दिन फिर आते हैं। मैंने कहा चलो अच्छा तुम ढूंढ लो, फिर वो सर्च करते हैं। नए लड़के लड़कियों में इतना जिज्ञासा भी होती है जानने की। तो यही हम आपसे भी कहेंगे कि चाय की टपरी पे जब बात करना शुरू करेंगे तो रिक्शे वाले सुनेंगे, वो चाय वाला सुनेगा, वो बगल वाला सुनेगा, उससे परिवर्तन आएगा। ये लड़ाई पार्टी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, ये लड़ाई जनता वर्सेस भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई है। कोई पार्टी नहीं लड़ सकती उस पे, चाहे अभी शुक्रवार सर कह रहे थे 12 करोड़ वोट है, निसंदेह इस बार 24 करोड़ भी आएगा कांग्रेस के पास। और हो सकता है अभी जो सर्वे आया है कांग्रेस का, जो हमने इंटरनल सर्वे कराया, उस सर्वे में हम बैठे हैं, उसमें कांग्रेस का वोट परसेंटेज बढ़ा हुआ आया है। जिन राज्यों में अभी चुनाव होने वाले हैं, जिन राज्यों से यात्रा निकली है, उन पर ये प्रभाव पड़ा है। लेकिन मैं आपसे फिर कह रही हूँ, पार्टी की लड़ाई नहीं है। बीजेपी पार्टी से नहीं लड़ती है, बीजेपी विचारधारा से लड़ रही है। बीजेपी विचारधारा पर पिंच कर रही है, इसलिए उस विचारधारा का फायदा बीजेपी उठाती है। और अगर जब हम ये शुरू कर देते हैं, देन हम जीत पाएंगे। पार्टी के पास कौन मना कर देगा हम हिंदू नहीं है, अरे कौन मना कर देगा राम का नाम लेने से, अरे कौन मना कर देगा कि आप ये, तो कौन इतिहास बदल देगा? ऐसा नहीं है। बीजेपी जिस चीज पे क्लिक कर रही है, कील मार रही है, वो हम ही कर सकते हैं। और मुझे लगता है सबसे अच्छा तरीका यही है, जो पुराने माध्यम हुआ करते थे, चाय की टपरी, छोटे छोटे मेले, बाजार, और ये चीजें छोटे शहरों में ये चीजें बहुत संभव है और मेरे ख्याल से अभी भी होती होंगी जी। बस इतना ही। चलिए पाठक जी, आप क्या कहना चाहेंगे? ये इतनी जो हम लोगों की वार्तालाप हुई और क्या सार निकला, और क्या मतलब आम जनता को किन पहलू पे अमल करना चाहिए, थोड़ा लास्ट में कमेंट करिए। अग्रवाल जी ने अभी बात कही है, बहुत सही बात कही है, और कि हमारे हिसाब से देश में जो 25 से 30% वोटर ऐसा है, उसे कोई जनप्रतिनिधि मतलब नहीं है। वो आसपास का जो माहौल है कि कौन प्रत्याशी जीत रहा है, उसी हिसाब से वोट करते हैं कि कौन जीत रहा है, वो देखकर हमारा वोट बर्बाद ना हो।
कम देश के जो आम वोटर है, जो उदासीन है, जो समाज में बैठते नहीं, ना उन्हें कोई मतलब है, वो दूसरे कहने से वोट देते हैं कौन जीत रहा है। तो हम ये सोचे 24 में वो लोग जीतने वाले वोट ना दें, अपने विवेक से वोट दें कि जो प्रत्याशी, बेशक वो निर्दलीय है, 10 या 12 प्रत्याशी खड़े ना पार्टी देके, जो प्रत्याशी वे खुद पसंद हो, बेशक वो उसकी जमानत जब्त हो रही, उसको वोट दें। ये नहीं कि वो बीजेपी का निकल रहा या सपा का निकल रहा या कांग्रेस का निकल रहा। तो ये जो वोटर है, जीतने वाले को वोट ना दें कि माहौल बन गया कि वो जीत रही, हमें इससे क्या मतलब, लेकिन जो हमें पसंद है तो 25-30% जो वोटर अगर एक वोट दे तो काफी फायदा मिल सकता है, जो उदासीन वोट है। और इसी का फायदा है जो सत्तारूढ़ पार्टियां है, उनके पास पैसा हो तो माहौल बना देती, वो जीत नहीं रहे कि हम जीत रहे हैं, तो वो भी झांसे में ये लोग आ जाते हैं। तो तुम्हारी विवेक से वोट दे कि हमें जो पसंद है वो हिसाब से, इतना कि जीतने वाले की हवा या लहर काफी वोट ना जी। तो ओम जी पांडे, आप लास्ट में जनता से क्या कहना चाहेंगे? और जो इस समय आपसे 2 सवाल, जनता से आप क्या कहना चाहेंगे और जो इस समय माहौल चल रहा है, नेताओं से आप क्या कहना चाहेंगे? तो ऐसा नेताओं से कहने की तो मेरी दम नहीं है भैया, कुछ कह सकूं नेताओं से, क्योंकि हमें भी रहना है यहाँ पर। जनता चाहेंगे महंगाई की विषय में आप सोचिए, महंगाई कहाँ से कहाँ जा रही है। 400 रुपए का सिलेंडर 1100 1200 रुपए का है। बिजली की दरें देख लीजिए, 7 रुपए 8 रुपए यूनिट बिजली चल रही है। हर चीज में महंगाई, पेट्रोल देख लीजिए आप, हर चीज में महंगाई। जनता से कहेंगे इन सब चीजों को देख के ही वोट करें भैया। और नेताओं के विषय में कहने वाले हमारे नहीं, हमारे दरवाजे में बुलडोजर आ जाएगा, आप तो बचा नहीं लेंगे। अभी हमारी इतनी पावर नहीं है जो हम किसी को बचा पाए। वही बता रहे, नेताओं के विषय में कहने वाले हम कोई नहीं है भाई। नेताओं के विषय में कहने के विषय के लिए बहुत पावर चीज। राहुल गांधी जैसे सरीके लोग बोलने के लिए डर रहे हैं, मायावती बाहर नहीं निकल रही है, वो भी डर रही है, तो हम तो कुछ है ही नहीं, एक आम आदमी। सही बात। चलिए, तो इसी के साथ आज की जो डिबेट है, आज की जो चर्चा है, इसको समाप्त करते हैं। सभी दर्शकों से कहना चाहेंगे कि जब भी आप अपना मत देने के लिए जाएं, वोट डालने के लिए जाएं, तो महंगाई को देखते हुए, बेरोजगारी को देखते हुए, जो भी इस देश में समस्याएं हैं, उन सारी समस्याओं को नजर में रखते हुए वोट को करें और समझें कि कौन सा प्रत्याशी हमारे उज्जवल भविष्य के लिए सही काम करेगा और कौन नहीं करेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी मेहमानों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूँ। गिरीश घरवार जी, खुशबू श्रीवास्तव जी और ओम जी पांडे जी, राम पाठक जी, सभी लोगों का आप लोगों ने बहुत बहुत अपना कीमती समय दिया, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। इसी के साथ इस आज की डिबेट को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।